गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा न्यून और अधिमांग की समस्याएं, और इनसे संबंधित हम आज करेंगे एमसीक्यू। ये है लेसन 11 और कक्षा 12। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है बच्चों। न्यून या अभावी मांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से ए ऑप्शन है अधिक होती है, बी है कम होती है, सी है आगे होती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। अब बात ये है कि बी ही क्यों है, क्या अर्थ है, यानी कि न्यून मांग, मांग का अभाव है, मांग का अभाव है, इसीलिए यानी कि मांग कम है। तो सही ऑप्शन कम होती है। इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। तो देखो बच्चों, ये समग्र पूर्ति वक्र है और टोटल समग्र यानी कि ओ से लेकर के एम तक रोजगार है, यानी कि कुल श्रमिक हैं या कुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद जो मांग है, एग्रीगेट जो डिमांड है, और यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि वाई कुल पूर्ति और कुल मांग यहाँ पर बराबर हैं ई बिंदु पर। और न्यून मांग का क्या अर्थ है कि जहाँ जितनी पूर्ण रोजगार स्तर के लिए जितनी मांग चाहिए, मांग उससे कम है। इसका मतलब है कि हमारा जो ए डी है वो नीचे है, ए डी एग्रीगेट डिमांड नीचे है, और ये यहाँ पर संतुलन है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये मांग कम है, यानी कि मांग का अभाव है। पूर्ण रोजगार के लिए ई बिंदु तक हमें डिमांड चाहिए थी, लेकिन मांग उससे कम है। जितने मांग की ज़रूरत थी मांग उससे कम है, इसीलिए मांग का अभाव है। अर्थात देखिएगा, अभावी मांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से, अब देखिएगा ये पूर्ति है, ये इस पूर्ति से मांग कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी और एच का जो डिफरेंस है ना, ये मांग का अभाव है। जितनी मांग की ज़रूरत है मांग उससे कम है, तो अभावी मांग है, यानी कि मांग समग्र पूर्ति से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पाद और रोजगार का स्तर होगा निम्न होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो देखेंगे बच्चों, देखिएगा दोबारा से, न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पाद और रोजगार का जो स्तर है वो क्या होगा? निम्न होगा, कम होगा। सही ऑप्शन ए है, क्योंकि जब मांग का अभाव होगा, मांग ही नहीं होगी, तो उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा, और रोजगार भी कम मिलेगा तो क्या होगी? आय कम होगी। इसलिए तीनों ही चीज़ें ये कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग असफीति का कारण बनती है जिसमें होता है अल्प उत्पाद, अल्प आय, अल्प रोजगार, उपरोक्त सभी। ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये सभी कम होते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था कि निम्न होते हैं। अल्प यानी कि थोड़ा, थोड़ा उत्पादन होता है, थोड़ी आय होती है और थोड़ा ही रोजगार मिलता है। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलता अभावी मांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग को प्रायः किससे संबोधित किया जाता है? सफीति, असफीतिक अंतराल, सफीतिक अंतराल, आय व्यय अंतराल, बचत उपभोग अंतराल। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है बच्चों ए है कि असफीतिक अंतराल। इसको हम दिखाएंगे डायग्राम के द्वारा, आप ये देखेंगे, ये देखिएगा बच्चों, ये जो है ये पूर्ति वक्र है, एग्रीगेट सप्लाई है, और जो एग्रीगेट अर्थव्यवस्था में कुल जो ओ से लेकर एम तक श्रमिक है, आप ये मानकर चलो ओ से लेकर एम तक रोजगार है। इसके बाद अब देखो असफीतिक अंतराल क्या होता है कि ये है एग्रीगेट डिमांड, और हमें मांग की कितनी ज़रूरत है? इतनी चाहिए हमें।
ये ई बिंदु तक चाहिए और हमारे पास है टी बिंदु तक। लेकिन ये जितना जो गैप है ना, ये ई से टी तक जो गैप है, ये अवसफितिक अंतराल कहा जाता है, अभावी मांग कहा जाता है। और इस अभावी मांग का ही दूसरा नाम है अवसफितिक अंतराल। ये जो गैप है तो ये क्या है? अवसफितिक अंतराल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यून मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए? देखिएगा, राजकोषीय नीति के करों में कमी। देखो, जब हम करों में कमी करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बच जाएगा। जब सरकार करों में कमी करेगी तो खरीदारी वो ज़्यादा करेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, जब सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनको आय मिलेगी, और आय को वो ज़्यादा खर्च करेंगे और जिससे मांग बढ़ जाएगी। सरकारी ऋण में कमी, सरकार जनता से उधार ले लेती है। अगर सरकार जनता से उधार नहीं लेगी तो लोगों की जेबों में पैसा रहेगा और वो उसको खर्च करेंगे, जिससे मांग बढ़ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों डी, ए, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यून मांग अथवा अवस्फीतिक अंतराल का कारण नहीं है? अभावी मांग का कारण नहीं है। तो देखिएगा, न्यून मांग, निजी उपभोग व्यय में कमी। अगर निजी उपभोग व्यय में कमी करेंगे तो न्यून मांग होगी, ये तो कारण है। निवेश व्यय में कमी, ये भी कारण है। कर दरों में वृद्धि, अगर देखिएगा, अगर सरकार कर की दरों में वृद्धि करेगी तो ये भी कारण है। अब है आयातों में कमी। देखो, आयातों में कमी करना, तो ये देखिएगा, ये इसका कारण नहीं है, यानी कि अवस्फीतिक अंतराल का कारण नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो इसका सही जो ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हैं? देखो, न्यून मांग, अभावी मांग, कीमत स्तर में निरंतर गिरावट आती है, लाभ घटने लग जाते हैं, निवेश निरुत्साहित होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि सब कुछ कम होने लग जाता है मांग, अभावी मांग में। कीमत स्तर में गिरावट, क्योंकि मांग ही नहीं है, पूर्ति ज़्यादा है, मांग का अभाव है, तो क्या होगा? कीमतें कम हो जाएंगी, लाभ घटेंगे, निवेश नहीं करेंगे लोग आगे। जब मांग ही नहीं है तो आगे निवेश किस लिए? इसलिए ये इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से होती है, अधिक होती है। देखिएगा, या कम होती है या बराबर होती है, ये सभी। देखिएगा दोबारा से, अधिमांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से होती है। क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर, या यह सभी। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन है ए, अधिक होती है। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, अधिमांग। अधिमांग यानी कि मांग अधिक है पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक पूर्ति से। देखो बच्चों, यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर श्रमिक हैं और ये पूर्ण रोजगार है, और जितने देखिएगा आवश्यक समग्र पूर्ति से, ये पूर्ति है पूर्ण रोजगार के लिए, और इससे यहाँ पर ये जो मांग है ये पूर्ण रोजगार स्तर के लिए है। और मांग अगर और ज़्यादा बढ़ जाती इससे भी ऊपर तो उसको क्या कहेंगे? अधिमांग। पूर्ण रोजगार स्तर के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मांग है तो वो अधिमांग है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये ज़्यादा मांग है और नीचे वाली पूर्ण रोजगार के लिए मांग है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग तथा अधिमांग को ठीक करने के उपाय हैं। न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय हैं। राजकोषीय नीति सही है, मौद्रिक नीति ये भी सही है, दोनों ए और बी ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन हमारा होगा सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन हम दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए और बी इसमें दोनों ही आ गए ऊपर के, तो ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की आय नीति, व्यय नीति। सी ऑप्शन है बजट, आय तथा व्यय नीति। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आय की और व्यय की, यानी कि आय और व्यय का
आय और व्यय से संबंधित नीति होती है, इसी को राजकोषीय नीति कहते हैं, इसे बजट नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय है। यहाँ पर हमने व्यय देखना है, सरकारी आय नहीं बल्कि सरकारी व्यय देखना है। सार्वजनिक निर्माण बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक कल्याण ये भी ठीक है, देश की सुरक्षा और कानून ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो डी है, यानी कि ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि पर किया जाने वाला व्यय किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ध्यान से देखेंगे, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण नहीं, सार्वजनिक कल्याण बिल्कुल ठीक, आर्थिक सहायता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, सार्वजनिक कल्याण के लिए शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग को ठीक करने के लिए सरकारी आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय नहीं है। यहाँ पर हमने फोकस करना कि नहीं है, कौन सा उपाय नहीं है। तो देखो एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको बच्चों, कि जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें। कई बार बच्चे राजकोषीय उपाय हैं इससे संबंधित उत्तर दे जाता है, तो हमने यहाँ फोकस करना है कि कौन सा नहीं है, राजकोषीय उपाय नहीं है अधिमांग को ठीक करने का। तो देखेंगे कराधान, देखो कराधान से तो अधिमांग को ठीक किया जा सकता है, तो ये तो है। घाटे की वित्त व्यवस्था, तो ये भी ठीक है। देखो राजकोषीय उपाय की हम बात कर रहे हैं, एक विदेश नीति और सार्वजनिक ऋण। देखो बच्चों, जो विदेश नीति है ये तो विदेशी व्यापार नीति, ये तो अलग है। तो कराधान, घाटे की वित्त व्यवस्था और सार्वजनिक ऋण ये तो हैं राजकोषीय उपाय अधिमांग को ठीक करने के, लेकिन जो विदेश नीति है ना ये अलग है, ये नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग या मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उचित नहीं है, कौन सा उपाय ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आय में कमी या आयकर में कमी, यहाँ पर ये भी हो सकता था आयकर में कमी, यानी कि ये आएगा आयकर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आय में कमी या आयकर, आयकर, आयकर में कमी और व्यय में वृद्धि। भाई अगर सरकार अगर आयकर में कमी करेगी और व्यय में वृद्धि करेगी, ठीक है, तो देखो ठीक करने के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है। अगर आयकर में कमी करेगी और व्यय में वृद्धि करेगी तो और ज़्यादा मांग बढ़ेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, साख प्रवाह का संकुचन ये सही ही है अधिमांग को ठीक करने के लिए। आयात अधिक है, ये भी ठीक है, ज़्यादा आयात कर लेंगे, अधिमांग ज़्यादा होगी तो आयात करेंगे तो ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी और मांग को पूरा किया जा सकेगा। आधिक्य उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग, ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि आयकर में कमी करेगी और व्यय में वृद्धि, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट है, सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य है साख का विस्तार करना, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करना, अवस्फीतिक अंतराल को कम करना। ये सभी, यहाँ पर जो आंसर है वो है डी, ये सभी आएगा क्योंकि ये सभी जरूरी हैं। मौद्रिक नीति के, सस्ती मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं ये। नेक्स्ट है, महंगी मौद्रिक नीति अपनाने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। देखिए महंगी मौद्रिक नीति, इसका मतलब ब्याज की दर बढ़ा दी। महंगी मौद्रिक नीति यानी कि जो मौद्रिक लागत है मुद्रा की उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ब्याज को बढ़ा दिया जाता है, ब्याज की दर को। तो महंगी मौद्रिक नीति अपनाने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। साख आसानी से प्राप्त होती है। देखो बच्चों, साख आसानी से प्राप्त होती है, जब महंगी होगी तो कैसे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं, बी ऑप्शन है, लोग उधार लेने के लिए निरुत्साहित होते हैं, ये ठीक है, निरुत्साहित तो होंगे अगर महंगी मौद्रिक नीति है तो। महंगी मौद्रिक नीति इनकी ब्याज की दर बढ़ा दी। समग्र मांग का स्तर नीचे गिरता है, ये भी ठीक है। साख की लागत बढ़ जाती है, साख की लागत यानी कि ब्याज की दर बढ़ जाती है, ये तीनों ही ठीक है। लेकिन इसने कहा
क्या नहीं होता, क्या ठीक नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, साख आसानी से प्राप्त होती है। ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि साख आसानी से प्राप्त नहीं होती, ये होना चाहिए था। तो ये सही ऑप्शन है 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है केवल सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, विदेशी करेंसी का क्रय विक्रय, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां खरीदना, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां खरीदना व बेचना। ये बिल्कुल सही है, यानी कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना दोनों ही क्रियाएं होती हैं खुले बाजार की क्रिया में। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, खुले बाजार की क्रियाएं प्रतिभूतियों को खरीदना खुले बाजार में और बेचना, ये होता है खुले बाजार की क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट है मात्रात्मक, जिसमें मात्रा है, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटी है इनमें, ध्यान रखना। बैंक दर ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं ठीक है, सी ऑप्शन है, ए और बी ये दोनों ही ठीक हैं। सार्वजनिकरण ये नहीं है, तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि जिसमें ए और बी दोनों ही हैं, तो सही ऑप्शन हमने क्या लगाना है, सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय कौन से हैं? देखो बच्चों, हमने 4 मात्रात्मक उपाय पहले क्वेश्चन में बताए थे, क्या थे वो? बैंक दर, एक तो होती बैंक दर, बैंक दर, और दूसरा बताया था हमने CRR, SLR और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4 हैं मात्रात्मक, इसके अलावा है गुणात्मक। कौन सा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये तीनों ही हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख की राशनिंग, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में अंतर और नैतिकता, 4 होते हैं गुणात्मक और 4 ही होते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक तो ये आपके सामने है, और गुणात्मक ये 3 तो एक हैं और एक है नैतिक कार्यवाही, यानी कि 4 गुणात्मक और 4 ही मात्रात्मक, अलग अलग बता दिए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, जब न्यून मांग हो तो निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? जब न्यून मांग हो तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? देखिएगा, मांग का अभाव है तो करों की दरों में कमी कर देनी चाहिए, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना, सी है सार्वजनिक ऋणों को कम करना, ये भी ठीक है। आर्थिक सहायता देना, ये भी ठीक है। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? देखो बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है 20वें में, क्योंकि इसने बोला घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना। न्यून मांग हो तो पहले ही मांग का अभाव है, और घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था में नए नोट छापना, नए नोट छापना, यानी कि घाटे को पूरा करने के लिए नई करेंसी जारी करना। तो ये कहे कि ये नहीं करना चाहिए। न्यून मांग हो तो निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? घाटे की वित्त व्यवस्था को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि करनी चाहिए। देखो, इसको ध्यान से देखेंगे, को कम करना, कम नहीं करना घाटे की वित्त व्यवस्था को, बल्कि बढ़ाना। नए नोट छापने चाहिए यहाँ पर, और जब नए नोट होंगे, लोगों की जेबों में पैसा ज़्यादा जाएगा तो वो मांग बढ़ाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमने दोबारा से देखते हैं कि कम करना ये गलत है, नए नोट छापना होता है घाटे की व्यवस्था का मतलब, यानी कि नए नोट छाप करके लोगों के पास ज़्यादा मुद्रा की पूर्ति करेंगे तो वो ज़्यादा मांग करेंगे और न्यून मांग कम हो जाएगी, यानी कि न्यून मांग का जो अभाव है वो हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति से अभिप्राय है सरकार की मुद्रा पूर्ति अथवा साख पूर्ति की नीति से है, जिसके द्वारा देश में निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित किया जा सके? दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन, मौद्रिक नीति से अभिप्राय है सरकार की मुद्रा पूर्ति अथवा साख पूर्ति की नीति से है, जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सकता है? स्फीतिक दबाव को, अस्फीतिक दबाव को, क्रय शक्ति के प्रवाह को, ये सभी। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ये सभी है। ये सभी, इनकी स्फीतिक दबाव को भी कम किया जा सकता है, अस्फीतिक दबाव को भी, क्रय शक्ति के प्रवाह को भी, ये तीनों ही सही हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं अपनाना चाहिए? न्यून मांग यानी कि मांग का अभाव है। बैंक दर को कम करना, इससे मांग बढ़ेगी, ये तो ठीक है। तरलता अनुपात को बढ़ाना, देखो तरलता अनुपात को बढ़ाना का मतलब है कि लोगों को हम कम पैसा दे पाएंगे और ज़्यादा मांग कम हो जाएगी, इसलिए ये नहीं अपनाना चाहिए, बी ऑप्शन। सी है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना। इसने कहा कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं अपनाना चाहिए? तो देखो तरलता अनुपात को बढ़ाना नहीं चाहिए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना ये ठीक है, और ये सभी भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। तो तरलता अनुपात को बढ़ाना ये नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग या स्फीतिक अंतराल की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है? अधिमांग या स्फीतिक अंतराल की स्थिति में कौन सा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है? बैंक दर में वृद्धि की स्थिति में बैंक दर में वृद्धि, नकद अनुपात में वृद्धि, साख का संकुचन, ये सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है ये सभी, क्योंकि देखो बैंक दर में भी वृद्धि की जानी चाहिए, नकद अनुपात में भी वृद्धि की जानी चाहिए और साख का संकुचन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यून मांग या मुद्रा अस्फीति हो तो निम्नलिखित में से किस का अनुसरण किया जाना चाहिए? यानी कि अभावी मांग हो तो हम क्या करेंगे? आय कर में, ये आय में कमी नहीं है बल्कि आय कर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आय कर। आय कर में कमी तथा व्यय में वृद्धि, साख प्रवाह में वृद्धि, निर्यातों में आधिक्य, ये सभी। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन है ये सभी, डी। दोबारा से देखेंगे, न्यून मांग, अगर मांग का अभाव है तो आय कर में कमी करेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, व्यय में वृद्धि करेंगे तो और मांग बढ़ेगी, साख प्रवाह में वृद्धि करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। निर्यातों में आधिक्य, ज़्यादा निर्यात करेंगे तो जो लोगों को ज़्यादा इनकम मिलेगी क्योंकि बाहर से भी पैसा आएगा, बाहर देश से, तो निर्यातों में आधिक्य, ये भी ठीक है। तो सही ऑप्शन है हमारा ये सभी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग का कारण होता है उपभोग मांग में वृद्धि, निवेश मांग में वृद्धि, निर्यात मांग में वृद्धि, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओनली डी ऑप्शन लगाना है बच्चों, तीनों नहीं लगाने, क्योंकि उपरोक्त सभी में ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अभावी मांग को ठीक करने का मौद्रिक उपाय है। अब मांग का अभाव है और उसको ठीक करना है, तो देखिएगा, बैंक दर में कमी, ठीक, CRR में कमी, SLR में कमी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा बच्चों। जो हमारा 26वां प्रश्न है इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, पहला ऑप्शन है। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये ठीक है अधिमांग के लिए। AD इज लेस देन AS, ये गलत है क्योंकि अभावी मांग के लिए होता है। AD इक्वल टू AS, ये संतुलन के लिए, रोजगार संतुलन के लिए है, यानी कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। AD गुना AS ये कुछ नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, स्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में से किसका माप है? न्यून मांग का नहीं, निवेश प्रवृत्ति का नहीं, अधिमांग का, बिल्कुल ठीक है, अधिमांग का है स्फीतिक अंतराल। जो माप है वो किसका माप है? अधिमांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिमांग अथवा स्फीतिक अंतराल का कारण है? अधिमांग का कारण क्या है या स्फीतिक अंतराल का कारण क्या है? कर की दरों में वृद्धि, करों को बढ़ा दिया, आयातों में कमी, निवेश व्यय में कमी, सरकारी व्यय में कमी। देखिएगा, अधिमांग या स्फीतिक अंतराल का कौन सा कारण है? आयातों में कमी आएगा, आयातों में कमी, ये अधिमांग का कारण है, जो अंतराल का, जब स्फीतिक अंतराल का कारण है। और कर की दरों में वृद्धि करने से, कर की दरों में वृद्धि करने से कारण नहीं है बल्कि उसको दूर किया जा सकता है। निवेश व्यय में कमी, अगर निवेश व्यय में कमी करेंगे तो मांग कम हो जाएगी, और सरकारी व्यय में कमी करेंगे तो भी मांग कम हो जाएगी। अधिमांग या स्फीतिक अंतराल का कारण है आयातों में कमी,
अगर आयात कर लेते तो जो मांग है ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको पूरा किया जा सकता था, तो आयातों में कमी ही इसका कारण है। ओके, नेक्स्ट, अधिमांग का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? अधिमांग का परिणाम, कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, उत्पादन को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लिमिटेशन आ जाती है। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा 30वें प्रश्न का, क्योंकि देखो उत्पादन को अधिक नहीं बढ़ा, कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। अब यहाँ इसको डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। ये देखिएगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये पूर्ति है, एम तक पूर्ति है। इसके आगे जो श्रमिकों की जो टोटल इतना रोजगार है और इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते पूर्ति को। पूर्ति पहले तो ऐसे आई और उसके बाद सीधी खड़ी रेखा हो जाएगी, क्योंकि देखो उत्पादन को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि पूर्ण रोजगार हो गया। जितने श्रमिक थे एम तक वो सभी को काम मिला, वह पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार से ज़्यादा हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होगी, अगर इसके बाद आप बढ़ाओगे मांग को तो कीमत ही बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों ही है इसका उत्तर। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब हमने देखो 30 MCQ थे इसके, यहाँ पर MCQ हमने कराए हैं 30, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आपका धन्यवाद।